नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 3:30 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके इसे 6.5% किया। 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4% और खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने का अनुमान। भारत की अध्यक्षता में G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक की गुजरात के धोर्डो में औपचारिक शुरुआत। केंद्र ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना के कार्यान्वयन की विशेष जांच करने को कहा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या 8,700 से अधिक हुई। भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारतीय सेना का दल आपातकालीन सहायता के साथ अदाना हवाई अड्डे पर उतरा। भारत द्वारा सीरिया भेजी गई आपातकालीन राहत सहायता दमिश्क हवाई अड्डे पर अधिकारियों को सौंपी गई। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज लोकसभा में दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे उत्तर देंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत विश्व में अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और देश ने वर्तमान सरकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है। श्री प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कल अपने भाषण में सदन को भ्रमित करने और देश में विभिन्न घोटाले होने का आरोप लगाया। श्री प्रसाद ने कहा कि अडानी समूह ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कई परियोजनाएं प्राप्त की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के विकास को लेकर खुश नहीं थे। राज्यसभा ने आज शून्यकाल और प्रश्नकाल को निलंबित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखी। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे भी बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं। श्री नागर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी वादा किया उसे पूरा कर दिखाया है। उन्होंने यूपीए सरकार पर अपने कार्यकाल में विभिन्न घोटाले होने का आरोप लगाया। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ सदस्यों के व्यवहार पर असंतोष व्यक्त किया। इससे पहले सभापति ने आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। श्री धनखड़ ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव के नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और अन्य सदस्यों ने खड़े होकर अडानी समूह मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग शुरू कर दी। बाद में आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, वाम दल और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब ये 6.5% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। The standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक विकास की सहायता के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति 6.5% होगी। चौथी त्रैमासिकी के लिए ये 5.7% रहेगी। 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 6.5% है। चौथे त्रैमासिकी के अनुमान 5.7% है। 2023-24 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.3% होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 9th of February 2023, brings an exclusive interview with the Gangtok-based environmentalist and organic farmer Dr. Ghanshyam Sharma. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का गुजरात में ढोरू में आज औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मत्स्य मंत्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस अवसर पर मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत के साथ हुई है। The G20 presidency also marks the beginning of Amrita, the 25 years period beginning from the 75th anniversary of its independence on the 15th August 2022, leading up to the centenary of its independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society distinguished by a human-centric approach at its core. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक समारोह में कहा कि पर्यटन क्षेत्र स्थानीय लोगों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है। India in 2022 received approximately 6.9 million tourists from abroad. This is a fourfold increase in the number of arrivals to India. This indicates that our efforts for achieving resilient growth in tourism is progressing in the right direction. The Ministry of Tourism, under leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we are celebrating this year as a Visit India 2023. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया ने कल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब समृद्ध होगा जब उसके लोग स्वस्थ होंगे। 17 टाइप की एक्टिविटीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हो रही है। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश के नागरिक की वेलनेस को सुदृढ़ करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों ने हमें विरासत में दी है। नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए बनाई गई है, निर्मित हुई है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। हमारे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर जिस हिसाब से प्रगति हासिल की है, इसके वजह से देश में नई नई व्यवस्था खड़ा करने में हम सब लगे हुए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर देश की जनता को स्वास्थ्य सेक्टर में निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना के कार्यान्वयन की विशेष जांच के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत धन के कथित दुरुपयोग की जानकारी मिली है। मीडिया में योजना के कार्यान्वयन में धांधली के उदाहरण भी सामने आए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सीएजी से पश्चिम बंगाल में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के कार्यान्वयन के ऑडिट का अनुरोध किया है। इस जांच में अनुपालन, प्रदर्शन और वित्तीय ऑडिट भी शामिल होगा। त्रिपुरा में सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से प्रचार में तेजी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राजनगर में रैली को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के वरिष्ठ मंत्री रंजीत कुमार दास भी प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामनगर में एक रैली में राज्य में विकास जारी रखने के लिए मतदाताओं से वोटों की गिनती की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक शर्मा
टिपरा मोथा पार्टी के नेता, राज्य कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आज रैलियां कर रहे हैं। इस बीच राज्य में आज से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनके घर में मतदान करने की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गीते ने कहा है कि ऐसे 8,000 मतदाताओं ने घर में मतदान करने की सुविधा का विकल्प चुना है और ये कार्य 3 दिन तक जारी रहेगा। Election Commission of India has made special provision for the old age people and the person with disability to vote at their home. So we had given this option to about 36,000 old age people and 17,000 persons with disability. About 8,000 such people will be voting across the state over next 3 days. Our teams will be going to their house, team consisting of the polling officers, micro observers, BLOs, representative of the political parties and security personnel. इस बीच मेघालय में विधानसभा चुनावों के नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। उम्मीदवार शुक्रवार तक नाम वापस ले सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी FR खारकनगोर ने कहा है कि 37 महिलाओं सहित कुल 379 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, विधानसभा अध्यक्ष मेदवा लिंगदो और विपक्ष के नेता मुकुल संगमा सहित सभी मौजूदा 60 विधानसभा सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप में मृतकों की संख्या 8,700 से ज्यादा हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार तुर्की में आज 349 और मौत होने की खबरें हैं। तुर्की में भूकंप में मरने वालों की संख्या 6,234 हो गई है। तुर्की के उपराष्ट्रपति फ्यूसित उक्ते ने बताया कि कम से कम 34,810 लोग घायल हुए हैं। सीरिया में सरकार और विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित दोनों ही क्षेत्रों में 2500 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। वहां 4,674 लोगों के घायल होने की खबर है। एजेंसियों और राहत कर्मियों के अनुसार भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ सकती है, विशेषकर सीरिया में जहां अभी भी बहुत लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस बीच जीवित बचे लोगों की तलाश का कार्य पिछले 50 से भी अधिक घंटों से चल रहा है। भारत द्वारा मानवीय सहायता के रूप में भेजी गई राहत सामग्री, उपकरण और राहत कर्मी तुर्की और सीरिया पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि 30 बिस्तरों वाला एक फील्ड अस्पताल लेकर गए भारतीय वायुसेना के 2 विमान अदाना पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के चिकित्सक विशेषज्ञों का एक दल राहत कार्यों में योगदान देगा। एक अन्य ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वायुसेना का बड़ा दूसरा C-17 ग्लोबमास्टर 3 कल रात तुर्की में सालनी रुतफा पहुंचा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राहत सामग्री भेजने का काम जारी रहेगा और विदेश मंत्रालय इस बारे में जानकारी देता रहेगा। भारत द्वारा सीरिया को भेजी गई आपातकालीन राहत सहायता दमिश्क हवाई अड्डे पर वहां के स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण उपमंत्री मोहताज दुआजी को सौंप दी गई है। राहत सहायता में दवाइयां, पोर्टेबल ECG मशीनें, मरीजों के लिए मॉनिटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री शामिल हैं, जो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से कल भेजी गई। सूत्रों ने बताया है कि भेजी गई सहायता में NDRF की 100 सदस्य वाली तलाश और बचाव इकाइयां शामिल हैं। इनके साथ उपकरण, वाहन और कुत्तों के दस्ते भी शामिल हैं। 30 बिस्तर वाले अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए उपकरणों के साथ 99 कर्मी भेजे गए हैं। सरकार ने नीट PG 2023 के पात्र विद्यार्थियों की इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13,000 से अधिक MBBS छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर जाकिर हुसैन को पुष्पांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 3:30 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके इसे 6.5% किया। 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4% और खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने का अनुमान। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,700 से अधिक हुई। भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारतीय सेना का दल आपातकालीन राहत सहायता के साथ अदाना हवाई अड्डे पर उतरा। और भारत द्वारा सीरिया भेजी गई आपातकालीन राहत सहायता दमिश्क हवाई अड्डे पर अधिकारियों को सौंपी गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।